ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशु कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा विदत ब्रह्मलोकम्। आज का विषय है नव वर्ष कब मनाएं और कैसे मनाएं। आज हमारे सामने प्रश्न इस बात का है कि आज़ादी के बाद भी गुलामी की परंपराओं को क्यों ढोया जा रहा है। देश जब आज़ाद हुआ था तब ये निश्चय हुआ था कि आज़ादी के 10 वर्षों बाद अंग्रेजी भाषा के स्थान पर हिंदी भाषा का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन वस्तु स्थिति कुछ और ही है। आज हिंदी ही अपने ही देश में अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रही है। आज हमारे देश में लोग अंग्रेजी के 4 शब्दों को जानकर अपने आप को बड़ा विद्वान और ज्ञानी साबित करते हैं। हिंदी बोलने वाले व्यक्ति को हेय दृष्टि से देखा जाने लगा और इस देश की राष्ट्रभाषा का साक्षात ये अपमान भी है। चाहे कितनी भाषाओं का ज्ञान हो, लेकिन ये ज्ञान मातृभाषा के साथ स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस देश को यूरोप बनाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसके कुछ जीवित प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूँ। संबंधों के शब्दों में हमने अपने सार्थक और सार गर्वित शब्दों को छोड़कर यूरोप के शब्दों को अपनाना शुरू कर दिया है। सृष्टि के प्रारंभ से ही नमस्ते अभिवादन का सबसे उपयुक्त शब्द है, लेकिन अब हम आपको बोलना छोड़ चुके हैं और उसके स्थान पर अंग्रेजी द्वारा लाया हुआ यूरोपीय शब्द गुड मॉर्निंग, गुड नाइट आदि शब्द बोलते और थकते नहीं हैं। जबकि नमस्ते शब्द का अर्थ है मैं आपको नमन करता हूँ और मैं आपका सम्मान करता हूँ, और आप बोलने के साथ एक विनियोग भी करते हैं जिसमें आयु हाथ जोड़कर बढ़ती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गुड मॉर्निंग कहकर हाथ जोड़कर कहाँ तक युक्ति संगत लगता है। हम धीरे धीरे यूरोप के शब्दों की गुलामी को स्वीकार करते गए और हमने अपने पवित्र संबंधों के शब्दों को भी यूरोपीकरण कर दिया। पढ़ाने वाले आचार्य को सर या मैडम कहा जाने लगा। आपको बता देना चाहता हूँ कि सर जो शब्द है वो गुलामी के प्रतीक है। यूरोप के अंदर जो ज़्यादा गुलाम बना लेता था उसको सर की उपाधि से विभूषित किया जाता था। आज हमारे देश में भी बहुत सारे लोगों को सर की उपाधि से अलंकृत किया गया है। ऐसे ही दूसरा शब्द है मैडम, जो फ्रांच का शब्द है जिसका अर्थ है मेरी औरत। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई स्त्री जो हमें पढ़ाती हो उसको मैडम कहना कहाँ तक उचित है, क्योंकि मैडम का तो अर्थ मेरी औरत है। अब इसका विचार आपको करना है। ऐसे ही बहुत सारी बड़ी श्रृंखला है जो संबंधों के मूल भावों को समाप्त कर रही है, जैसे अंकल, आंटी, सर, मैडम, मिस्टर इत्यादि। चाचा, ताऊ, फूफा, मामा कहने पर जो अलग अलग भाव पैदा होते हैं वो अंकल आंटी कहने पर नहीं। हमारे देश में संस्कृत जैसी प्राचीन भाषा विद्यमान है जो कि अधिकांश भाषाओं की जननी भी है, और संस्कृत के शब्दों की सब भाषाओं से ज़्यादा संख्या भी है। इतनी महान शब्द संख्या होने पर भी हम क्यों एक ही शब्द के इतने रिश्ते निभाने की कोशिश करते रहते हैं। आज़ादी से पूर्व अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था, उसी में एक इंडियन एजुकेशन एक्ट भी बनाया गया और उसी एक्ट के अंतर्गत मैकाले शिक्षा पद्धति और गवर्नमेंट स्कूल को बढ़ावा दिया गया, जिससे कि भारत की मूल शिक्षा व्यवस्था नष्ट हो सके। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने अंग्रेजों को साथ मिलकर अंग्रेजी स्कूलों का खूब प्रचार किया और भारतीय जनमानस को उसी शिक्षा व्यवस्था पर भ्रमित किया। उसी समय एक अंग्रेज और आया जिसका नाम था विलियम हंटर। उस हंटर ने सबसे ज़्यादा भारतीय साहित्य को नष्ट करने का प्रयास किया। सबसे पहले उसने हंटर आयोग बनाया जिसमें कई संस्कृत के विद्वानों को उस टीम में शामिल कर मनुस्मृति, रामायण, महाभारत आदि बड़े बड़े ग्रंथों में प्रक्षिप्त करने का कार्य किया और अंत में
ब्रिटिश संसद में भारतीय साहित्य नष्ट होने की रिपोर्ट भी सौंपी। हमारे देश की मूल परंपराओं को नष्ट करने के पीछे बड़े बड़े नेता तथा कथित समाज सुधारकों का भी भरपूर योगदान रहा। उसमें सबसे बड़ा नाम श्री जवाहरलाल नेहरू का आता है। आज़ादी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश के ऊपर अत्याचार करती रही और आज़ादी के बाद ये तय हुआ कि सभी विदेशी कंपनियां भारत से निकाली जाएं, लेकिन यहाँ भी नेहरू ने राष्ट्र के साथ छल कर दिया और केवल बड़ी कंपनी को हटाकर बाकी सभी कंपनियों को यथावत देश लूटने का प्रमाण पत्र दे दिया। हमारे त्योहारों को नष्ट करने का जो प्रयास किया, भारत के सभी पर्व वैज्ञानिक विचार पर आधारित हैं, लेकिन धीरे धीरे हम यूरोपीय के पर्व हमको अच्छे लगने लगे और उसके पीछे कारण था तत्कालीन सरकार। उन पर्वों को प्रचार और आश्रय देने लगे। हमें पता ही नहीं चला कि हम एक नए यूरोप का निर्माण करने में लगे हुए हैं। प्रमाण के रूप में हम आज जो चर्चा का विषय है वो है नववर्ष को ही ले लेते हैं। तो भारतीय नववर्ष चैत्र मास में मनाया जाता था और मनाया जाना चाहिए, लेकिन भारतवासी के मन में ये झूठ फैलाया गया कि नववर्ष तो 1 जनवरी को होता है। अब आप ये सोचिए कि 1 जनवरी ना तो साल का पहला महीना है और ना ही 1 जनवरी साल का पहला दिन है। 1752 के ब्रिटिश कैलेंडर ACT को देखने से पता चलता है कि 1752 तक अंग्रेजी नववर्ष चैत्र मास में अर्थात अप्रैल मार्च में मनाते रहे हैं। 1752 से पहले दिसंबर 10वां महीना होता था, जनवरी 11वां, फरवरी 12वां और मार्च पहला महीना होता था। इसके कुछ प्रमाण भी मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। संस्कृत में सितंबर को सप्त जमा अंबर, अक्टूबर को अष्ट प्लस अंबर, नवंबर को नव प्लस अंबर, दिसंबर को 10 प्लस अंबर। इसका अर्थ है सितंबर 7वां, अक्टूबर 8वां, नवंबर को 9वां और दिसंबर 10वां। इसका अर्थ है कि सतंबर सितंबर 7वां, आकाश अष्ट अंबर 8वां आकाश, नव अंबर 9वां आकाश, उसी तरह 10 अंबर 10वां आकाश। एक दूसरा प्रमाण और है, ये 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। क्रिसमस को रोमन में X और MAS लिखते हैं। इसका भी यही अर्थ है कि X अर्थात 10वां और मास अर्थात महीना। इन प्रमाणों से सिद्ध भी होता है कि नववर्ष जो है वो चैत्र मास में ही मनाया जाना वैज्ञानिक व प्राकृतिक रूप से सत्य है। एक दूसरा झूठ अंग्रेजों ने हमारे भीतर बिठाया कि दिन तो रात के 12 बजे प्रारंभ होता है। अब इस पर भी थोड़ा सा गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा। तो वास्तव में दिन की शुरुआत लगभग सूर्योदय के 1 घंटा पूर्व मानी जाती है, अर्थात 5 बजे जब हमारे यहाँ समय होता है, जब भारत में 5 बजते हैं उस समय लंदन में रात के 12 बजते हैं। अब आप देखिए, हमारी सही चीज़ों को लेकर मूर्ख अंग्रेजों ने अपनी गलत चीज़ों को गुलाम बना दिया और रात के 12 बजे भयावह रात्रि होती है। दिन तो सूर्योदय से पहले ही प्रारंभ होगा। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि थोड़ा सा अपने मन में विचार करें और स्वाध्याय करें। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो वैदिक धर्म है, सत्य सनातन, जो सृष्टि के आदिकाल से ऋषि मुनियों के द्वारा हमको मिला, उस पर हम अपने आचरण को चलाएं और हम दूसरे देशों की नकल ना करें। इससे आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ा खतरा भी है और हम अपने ज्ञान से वंचित होने चले जा रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम सम।